अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आठवीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने। ये वीडियो NCGM मुंबई महानगर पालिका 8th स्टैंडर्ड में आज हम 3rd यूनिट की जो 3rd टॉपिक है, जो कि एक पोएम है, वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ट्रूथ। ट्रूथ आज की हमारी पोएम। ये वीडियो आप YouTube के BMC इजू उर्दू स्टैंडर्ड 8 इस चैनल पर देख रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश की पोएम ट्रूथ लेकर। अब पोएम की शुरुआत। वार्मिंग अप एक्टिविटीज। इन वार्मिंग अप एक्टिविटीज में आपको इससे पहले भी बताया गया, जो चिट चैट सेक्शन होता है, जहां पर कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आप अगर आंसर की तैयारी करते हो तो आप राइटिंग स्किल के या जो पैसेज सॉल्व करते वक्त जो पर्सनल रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए आपसे पहले भी कहा गया कि ये जो क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छी से मशक करें, प्रैक्टिस करें खुद के जुमले बनाने की। इसीलिए यहाँ पर आपको याद होगा, हम वार्मिंग अप में आपको आंसर नहीं बताते हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या क्या जवाबात हो सकते हैं। आज भी हम उसी तरह से करेंगे। चिट चैट में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, एक एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम। डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम। एक ये यस नो क्वेश्चन है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा हुआ है कि डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मीन्स ऑलवेज, हमेशा। क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? गौर कीजिए जरा, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि sometimes I speak, I don't speak truth. Otherwise, most of the time I try to speak the truth. ना? अब क्या आंसर दे सकते हैं कि most of the time I try to speak the truth, but sometimes I also use lies. I don't speak truth sometimes. Okay? इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। यस नो क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यस नो क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो why do we tell lies। बहुत ही अहम ये भी क्वेश्चन है कि why do we tell lies, हम झूठ क्यों बोलते हैं? तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। क्या हो सकता है? अगेन यू हैव टू थिंक ओवर इट। आपको सोचना है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात होती हैं। व्हाट आर द रीजंस दैट मेक यू टू टेल द लाइज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समटाइम्स आई फियर टू टेल द ट्रूथ, दैट्स व्हाई आई टेल लाइज, है ना? ऐसा हो सकता है। समटाइम्स आई वांट टू हाइड द ट्रूथ आउट ऑफ फियर। समटाइम्स वी आल्सो टेल लाइज टू प्रेज समवन। ओके, sometimes when we fear of the punishment we tell lies। इस तरह से उसके कुछ आंसर्स हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन। आपने सुना होगा कि वर्ड्स
हर्ट करते हैं, है ना, यानी अल्फाज किसी को जख्मी कर देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हाउ दैट, कैसा हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि वर्ड्स दे आर रिलेटेड टू आवर इमोशंस। When we tell something about someone's emotions, at that time the words can hurt that person. Okay, for example, अगर हम इस तरह से कहें कि सपोज किसी के कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे में हम उसकी तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बुरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि क्या बार बार वही कपड़ा पहन के आया जाता है, दूसरा कपड़ा नहीं है क्या? अगर हम इस तरह से कहते हैं तो ये जो वर्ड्स यूज हम कर रहे हैं ना, दीज वर्ड्स कैन हर्ट दैट पर्सन। तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब हम अपने वर्ड्स के जरिए से किसी के इमोशंस को केयरलेसली हर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे वर्ड्स उनको बुरे लग सकते हैं, उनके मूड को खराब कर सकते हैं। Now next question is, why should we take care of using proper words while speaking? ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर वर्ड्स यूज करने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? प्रॉपर वर्ड्स क्यों यूज करना चाहिए? प्रॉपर वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सपोज कोई आपसे पूछे कि क्या आपको स्विमिंग आती है, और आप कहें कि यस मुझे स्विमिंग आती है, तो ये तो बात क्लियर समझ में आती है लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि आई मे स्विम, तो मे स्विम जब आप कहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें श्योर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में जब हम कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो क्लियर ना हो, या फिर कोई ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो जबान पे गंदे अल्फाज या गालियां वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे उन गंदे और बुरे अल्फाज की वजह से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है। इसलिए हमें अल्फाज को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ प्रॉपरली चूज करना चाहिए और उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी ब्रेक अ रिलेशनशिप? ब्रेक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्ते खत्म कर लेना। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक दूसरे के मुतालिक रॉन्ग या बैड वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम लोग लाइज का यूज कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई बात जो किसी के इमोशन या सेंटीमेंट से जुड़ी हुई हो, हम उस बात को मजाक में लेते हैं। इस तरह कई मर्तबा ऐसा होता है कि वी ब्रेक द रिलेशनशिप, हम अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं या खत्म कर लेते हैं। तो ये सारी जो क्वेश्चंस आ रहे थे, देखिए यहाँ पर सभी जो है वो स्पीकिंग ट्रूथ और यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स, इन्हीं टॉपिक्स के मुतालिक ये सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, लेकिन हम आगे आते पहले एक मर्तबा हम पूरी पोएम को रीड करेंगे। रीड करने के बाद सेकंड रीडिंग में हम उसके मीनिंग को समझेंगे। ओके, चलिए पहले रीड करते हैं। टाइटल है ट्रूथ। फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने आ रहा है, जिसकी 2 लाइन से हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स, बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, but words can also hurt me. Stone and sticks break only skin. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. While words are ghosts
that haunt me. तो बच्चों देखिए ये फर्स्ट स्टांजा की 4 लाइन्स है. I'll repeat the lines again. You listen carefully and try to understand how to pronounce these words properly. Okay? Now the lines are: sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Words are ghosts that haunt me. Second stanza है: slant and curved the fall word swords to pierce and stick inside me. Slant and curved the fall word swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. But words can mortify me. उसके बाद आगे देखते हैं थर्ड स्टांजा में: Pain of words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. क्या कह रहे हैं लास्ट स्टांजा में, थर्ड वन लास्ट स्टांजा में, कि पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. It's words that I remember. ये हमारी पोएम जिसके पोएट हैं बेरी वेट. बेरी वेट ने यहाँ पर 3 स्टांजाज वाली ये पोएम लिखी, जिसमें खास करके ट्रूथ और यूज ऑफ राइट वर्ड्स के मुतालिक ये पोएम है. चलिए अब एक एक, जैसा कि हमने अभी देखा हमारे सामने 3 स्टांजास थे, हम फर्स्ट स्टांजा को वापस से देख रहे हैं, अब उसके मीनिंग को भी समझेंगे. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. स्टिक्स कहते हैं छड़ी को, और स्टोन से हमें पता है, स्टोन से यानी पत्थर. तो स्टिक और स्टोन से जब किसी को कोई हमला करता है तो उससे क्या होगा? मे ब्रेक माई बोन्स, उससे मेरी हड्डियां टूट सकती हैं. बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, लेकिन ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं, जो जबान का हम इस्तेमाल करते हैं, वो जुबान भी मुझे तकलीफ पहुंचा सकती है, उसकी वजह से मुझे भी तकलीफ पहुंचती है. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. सबसे पहले यहाँ पर ये जो हॉन्ट वर्ड है उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है. हॉन्ट यानी ट्रबल और वरी अगेन एंड अगेन, किसी बात के लिए बार बार गौर फिक्र करना या खुद को परेशानी में समझना. स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, के जो पत्थर है और जो लकड़ी से लाठी चार्ज हो रहा है, ये सब सिर्फ स्किन को ही ब्रेक कर सकता है. लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, वाइल वर्ड्स आर घोस्ट, वो एक घोस्ट की तरह है, एक भूत की तरह होते हैं. दैट हॉन्ट मी, जो आज भी मेरे ऊपर उसका साया है, जो मुझ पर आज भी हॉन्टिंग कर रहा है, जो मुझे आज भी परेशान कर रहा है. Next stanza says, slant and curved the fall word swords to pierce and stick inside me. ठीक है, swords के बारे में क्या बता रहे हैं? slant and curved, थोड़ा सा झुकी हुई है, और कर्व यानी थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ी हुई है. सर्व्ड एंड
slant and curved, the fall word swords. वर्ड स्वर्ड से मुराद के अल्फाज की जो तलवार है वो टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, वो मेरे दिल तक स्टिक पियर्स हो जाती है। पियर्स कहते हैं टू स्टैब और पंक्चर, यानी घुस जाना, अंदर दाखिल हो जाना। तो वो जो वर्ड्स और उसकी तलवार है वो मेरे अंदर तक घुस जाती है, मुझे अंदर तक जख्मी कर देती है। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, बट वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी, बट वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बैट्स एंड ब्रिक्स है ना, चाहे वो बैट हो या फिर ईंटें हो, ब्रिक्स यानी ईंटें में एक थ्रू बोन्स, उनके लगने की वजह से मुझे उसकी तकलीफ हड्डियों में होती है। बट वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी, लेकिन जो वर्ड्स की वजह से जो तकलीफ हो रही होती है ना, वो मोर्टिफाई करती है। मोर्टिफाई का मतलब होता है शर्मिंदा करना, जिसका मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है मेक वन फील अशेम्ड और एम्बैरेस्ड, ना किसी को शर्मिंदा करना। देन लास्ट स्टांजा है पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट स्कार on mind and heart that's tender, cuts and bruises now have healed, it's words that I remember। लास्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार। स्कार कहते हैं किसी जख्म के निशान को। ओके, a pain from words has left its scar, के अल्फाज के दर्द की वजह से जो जख्म पहुंचे थे उसके निशान बाकी हैं। कहां पर, ऑन माइंड एंड हार्ट्स दैट्स टेंडर, ना जहनो दिल में उसके निशानात, उसके असरात अब भी बाकी है। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, जितने कट लगे थे और ब्रूजेस यानी जितने जख्म आए थे, दैट ऑल हैव हील्ड, वो सब भर चुके हैं। हील का मतलब होता है भर जाना। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर, कि वो जो धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ था वो तमाम जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था वो अल्फाज अब भी मुझे याद हैं, अब भी मुझे तकलीफ देते हैं। पोएम के पोएट बैरी वेल। यहाँ पर हमने मीनिंग देखा डिफिकल्ट वर्ड्स के, और साथ ही हमने पोएम को किस तरह से इतने कम ड्यूरेशन में बनाना है उसके मुतालिक। तो ये यहाँ पर ट्रूथ का यूज किया हुआ है, ट्रूथ के बारे में बताया गया। बच्चों यहाँ पर ये जो पोएम हम देख रहे थे, अब उस पोएम के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस में एक अहम क्वेश्चन जो होता है वो होता है राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स एंड राइम स्कीम। यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टांजा है, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टांजा में ये जो लास्ट का वर्ड यूज किया हुआ है बोन्स, जो फर्स्ट लाइन इसलिए हमने उसे नाम दिया ए, सेकंड लाइन में है मी इसलिए हमने उसको नाम दिया है बी। उसके बाद थर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो स्किन ये ऊपर के दोनों से अलग है इसलिए उसे सी नाम दिया हुआ है, जबकि लास्ट में मी दोबारा यूज किया जा रहा है जो सेकंड लाइन में यूज किया हुआ था। इस तरह से फर्स्ट स्टांजा में राइम स्कीम बन जाता है ए बी सी बी। अब ये जो राइम स्कीम का पैटर्न फर्स्ट स्टांजा में हुआ है, बाकी के दोनों स्टांजाज में भी उसी पैटर्न को यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर सेकंड स्टांजा में है स्वर्ड्स, स्वर्ड्स उसे हम नाम देते हैं ए, उसके बाद सेकंड लाइन में है मी और थर्ड लाइन में बोन्स और फोर्थ लाइन में मी अगेन। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है ए बी सी
थर्ड स्टांजा में है स्कार ए, देन टेंडर बी, हील्ड सी और रिमेम्बर। चूंकि रिमेम्बर टेंडर से राइम होता है इसलिए उसे बी नाम दिया हुआ है, तो हमारा राइम स्कीम पैटर्न बन जाता है ए बी सी बी, और पूरे पोएम में यही पैटर्न फॉलो किया हुआ है। किस तरह से ए बी सी बी हुआ ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जिसका टाइटल है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में यहाँ पर हमने जो पोएम पढ़ी है उसके क्वेश्चन आंसर तो हम सॉल्व करते ही हैं। यहाँ पर पोएम पर हमें कुछ इस तरह से उसको देखना है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से हमें उसके जवाब बताने हैं, उसका हमें जायजा लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है टाइटल। तो पोएम का टाइटल क्या था आपको याद होगा, सबसे ऊपर सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा था हमारी पोएम का टाइटल है ट्रूथ। ओके, हमारी पोएम का टाइटल ट्रूथ। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट का नाम हमें बताना है। पोएट का नाम जो कि सबसे लास्ट में होता है, अभी हमने देखा था पेरी वेड है ना, सबसे लास्ट में पोएट का नाम आ रहा था पेरी वेड। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टांजाज इन द पोएम, कितने स्टांजा थे। तो अभी हमने देखा कि देयर वर 3 स्टांजाज है ना, पूरे पोएम में 3 स्टांजाज दिए हुए हैं। अब हर स्टांजा की अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम यानी किस तरह से राइमिंग वर्ड्स को यूज किया हुआ है, तो राइम स्कीम बन जाता है ए बी सी बी। ए बी सी बी ये राइम स्कीम जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टांजा में यूज किया हुआ था। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें ही मिलाकर बनता है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे आ रहे हैं। अगला पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी इस पोएम में जो फिगर्स यूज किए हुए हैं, अगर एक से ज्यादा कहीं यूज किया हुआ है तो वो एग्जांपल्स हमें देनी है और हमें बताना है कौन से फिगर्स यूज किए हुए हैं। इस पोएम में जो एक फिगर यूज किया हुआ है उसमें से एक कॉमन सी फिगर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, तो पहले हम उसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स, यहाँ पर जो स्टिक्स एंड स्टोन्स ये दोनों वर्ड्स यूज किए हुए हैं, ये दोनों लेटर एस और स साउंड से शुरू होते हैं, है ना। तो जब कोई दो वर्ड्स जो एक ही साउंड से शुरू हो रहे हो यानी उनका इनिशियल साउंड सेम हो, तो ऐसे लाइंस में जब इस तरह से फिगर यूज की जाती है तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी किसी लाइन में पोएट ऐसे दो वर्ड्स यूज करता है जिनका इनिशियल साउंड सेम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं स्टिक्स एंड स्टोन्स दोनों ही स साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। तो स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स, यहाँ पर एस एस ये साउंड रिपीट हुआ है। उसका लास्ट है द लाइन आई लाइक्ड। इस पूरी पोएम में आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा आपको पसंद आई है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पर आप सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक लाइन जो खास तौर से मुझे पसंद है मैं ये लिख लेता हूँ, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, के दिल के, ये जो लाइन है ये मेरी फेवरेट लाइन है जो दिलो दिमाग पर
लफ्ज से होने वाले जख्म के जो निशानात बाकी हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएट ने यहाँ पर ये मंजर बयान किया है। तो इस तरह से ये हमारी पोएम थी। बच्चों, आपको ध्यान रखना है हर पोएम में आपको इसी तरह से उसका एप्रिसिएशन करते हुए आना चाहिए, जिसमें जो चीजें कॉमन है, मतलब टाइटल ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएट, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस, उसके बाद राइम स्कीम, नंबर ऑफ स्टांजाज और फिगर्स ऑफ स्पीच, और खास करके उसमें एक पॉइंट कभी कभी ये होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या होता है सेंट्रल आइडिया। तो अगर हम पूरी पोएम अभी हमने पढ़ी हुई है, अब उस पर अगर गौर करें तो सेंट्रल आइडिया इस तरह से बता सकते हैं कि द स्पीकर ऑफ द पोएम, दैट इज जो पोएट हैं बैरी वेड, ही इज एड्रेसिंग टू द रीडर, है ना, वो हमें एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक आवर बोन्स एंड स्किन, बट द हार्श वर्ड्स दैट वी यूज ट्रबल अ लॉट। और इसी बात को उन्होंने 3 अलग अलग स्टांजाज में रिपीट किया हुआ है, कुछ वर्ड्स चेंज किए हुए हैं। इसमें वर्ड्स को कंपेयर किया हुआ है स्लैंट एंड कर्व्ड स्वर्ड्स के जरिए से, which pierce us deeply। इसके अलावा the things like bat and bricks may hurt us physically। यहाँ पर जैसे एलिट्रेशन स्टिक्स एंड स्टोन है, तो वहाँ पर बैट एंड ब्रिक्स ये भी एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की, जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें पोएम थी द ट्रूथ, जिसको आपके सामने यहाँ पर पेश किया हुआ। आप इस पोएम को बाय हार्ट याद कर सकते हैं और आप इसे रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर लोगों को सुना भी सकते हैं, जहां पर आपको सच की अहमियत बयान करनी हो। ये वीडियो आप YouTube के BNC ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 8 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप किसी वीडियो को देखने से दूर ना रहें। आप जल्दी से वीडियोस देखकर अपना ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखें। वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में आप अपने प्रॉब्लम्स लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इसके अलावा एक खास बात कि रोजाना सुबह में BMC की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन जारी है, जो जूम पर भी होता है, जिसे YouTube पर लाइव पेश किया जा रहा है। इसी चैनल पर रोजाना सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और लाइव लेक्चर्स में आप दूसरे बच्चों के साथ जुड़कर अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।